गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियन। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। मेरे बच्चे, आपको पता है कि बोर्ड के द्वारा 10th क्लास का जो भी मॉडल पेपर है हर सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें टोटल हम लोगों का 138 क्वेश्चन है। तो इन 138 क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं और 30 क्वेश्चन आपका शॉर्ट टर्म क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है और 8 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम लोग इन 138 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के द्वारा जो एनुअल पेपर जारी किया गया है, मॉडल पेपर जो साइट पर अपलोड किए गए हैं, इसका अर्थ है कि इससे इसी पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आपके पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। ये सारे आपके निर्देश दिए हुए हैं ताकि आप एग्जाम में जाएं तो पहले से इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो ये सारे चीज़ों को हम दिखा दे रहे हैं, आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। फिर भी आपको लगता है कि हमें पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपका व्हाट्सएप है, मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। एट 8235097527 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। आपको वहाँ पर लिख दीजिएगा कि हमें एनुअल मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चल, तो ये सारे आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। चल, यहाँ पर आपको मैथ के जितने सारे क्वेश्चन 138 है उसमें आपको 3 खंड देखने को मिलेंगे, ए बी सी, यानी खंड अ, खंड ब और खंड स, यानी ए बी सी सेक्शन करके आपको दिखाई देंगे। तो सेक्शन ए में आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे और सारा का सारा वो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें से एक ऑप्शन आपके सही होंगे और बचे हुए 3 ऑप्शन आपके गलत उत्तर होंगे और हर सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चल, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। √7 प्लस √7, बी नंबर कहता है √25 प्लस √3, सी नंबर कहता है 1/√4 और डी नंबर कहता है √9 इंटू √3। ठीक है, आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में से आज हम लोग 50 क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। 50 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं। चल, तो परिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए कि p/q के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर नंबर है यानी जो पूर्णांक संख्या है उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तीसरी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जिस संख्याओं का हम अंडर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट हम नहीं निकाल सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट, अंडर रूट, फोर्थ रूट, ये सारे अगर निकाल सकते हैं तो हम उसे कहते हैं कि परिमेय संख्या है। जैसे अगर बात की जाए कि √16 क्या होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आप कहेंगे परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि अंडर √16 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं 4, तो 4 हमारा एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि √15, क्या √15 एक परिमेय संख्या है? तो अब आप बताइए कि क्या 15 का अंडर रूट निकाला जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी तरीका से अगर बात की जाए √16, क्यूब √16, क्या इसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, क्यूब √16 का रूट नहीं निकाला जा सकता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए, जिसका रूट निकाल ले रहे हैं तो उसको परिमेय कहते हैं, जिसका रूट नहीं निकाल सकते हैं तो उसको अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि √7 प्लस √7 इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2√7 लिख सकते हैं। क्या 2 हमारा इंटीजर है, ये परिमेय है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि √7, क्या √7 का हम रूट निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि 2√7 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय हमसे पूछा गया, नहीं होगा। √25 का √5 हो जाएगा, प्लस √3, √3 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। √9 का √3 होता है, 3 का रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर सी, 1/√4 है। 1√4 का आप कह सकते हैं कि हम 2 कह सकते हैं, यानी अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 p/q के फॉर्म में, तो इसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चल, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक और भी बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ताकि ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि परिमेय परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय, बराबर अपरिमेय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीका से एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि परिमेय माइनस अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय होता है। इसी तरीका से और भी कह दें कि परिमेय प्लस अपरिमेय, ये भी हमारा अपरिमेय होगा। और इसी तरीका से आप ध्यान रखेंगे कि परिमेय अपॉन अपरिमेय, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरीका से आप कह सकते हैं कि अपरिमेय अपॉन परिमेय, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इतनी बातें आप अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए कि परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय से गुना करते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय में से अपरिमेय घटाए या अपरिमेय से परिमेय घटाए तो भी अपरिमेय होगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़ दे तो भी अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय को अपरिमेय से भाग करे तो भी अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय को परिमेय से अगर भाग करते तो भी हमारा अपरिमेय संख्या मिलेगा। और इस कंडीशन से भी, इस तथ्य से भी आप इसका उत्तर निकाल सकते थे। इतनी बात और भी ध्यान रखिए कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय और माइनस भी कर लीजिए, यानी कि अपरिमेय में अगर अपरिमेय भी जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो भी हमारा अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में घटाने पर अपरिमेय हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चल, तो ये आप उत्तर लिख लिए होंगे। चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव हम किसे कहते हैं? शांत दशमलव का अर्थ होता है कि जिसे हम डेसिमल में पूरा पूरा काट छांट बराबर कर दें, यानी पूरी तरीका से उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो उसको हम कहते हैं कि शांत डेसिमल है। तो शांत डेसिमल की पहचान है कि हर में अगर 2 और 5 आपको दिखे तो समझ जाइए कि वो शांत डेसिमल है। अगर इसी में अशांत डेसिमल आपसे पूछा जाए तो अशांत के लिए ध्यान रखेंगे कि अगर हर में कोई कोई अभाज्य संख्या हो, कोई अभाज्य संख्या मिल जाए आपको, तो कहेंगे कि वो अशांत डेसिमल होगा। तो यहाँ पर देखिए 97 को अगर ब्रेक करेंगे तो 13 गुना 7 होगा, 13 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, और 11 ना तो 13 से कटेगा ना तो 7 से कटेगा, इसका मतलब है कि शांत डेसिमल नहीं है। 15/23, 23 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 23 से ये 15 नहीं कटेगा, ये भी हमारा अशांत डेसिमल है। इसी प्रकार से देखा जाए तो डी नंबर को 45 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 3, 15 गुना 3 लिख सकते हैं। तो 15 और 3, 15 में 5 शामिल है
और यहाँ 3 है, 3 से ये 7 पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि हमारा डी नंबर भी अशांत डेसिमल का एग्जाम्पल है। तो बचा हुआ सी नंबर ही हमारा क्या है, सही उत्तर होगा। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, और जहाँ 2 और 5 शामिल होगा वो शांत डेसिमल का निर्माण कर देगा। यहाँ पर 2 और 5 है, यहाँ कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है मेरे बच्चे, कह रहा है कि 0.87 के ऊपर बार इक्वल क्या होगा। ठीक है, यानी कि 7 के ऊपर डंडा है, बार है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखिए ऐसे एग्जाम्पल कुछ भी हो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो डिजिट दिया गया है उस डिजिट को पूरा पूरा लिख दीजिए। जैसे 8 और 7 है तो 8 और 7 को हम पूरा पूरा लिखेंगे। बात क्लियर है। अब जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यानी कि जिस डिजिट के ऊपर डंडा आपको नहीं दिखा रहा है, उसको घटा देना है। तो यहाँ 8 के ऊपर बार नहीं है तो हम 8 को घटाएंगे, घटा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करना है किससे, तो देखिए आपको देखना है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में से कितने डिजिट के ऊपर, कितने अंकों के ऊपर बार है। तो यहाँ 2 अंक है, 2 अंकों में से एक अंक पर बार है, तो एक अंक पर बार है तो हम एक 9 लिख देंगे। इसी तरीका से आपको देखना है कि कितने अंकों पर बार नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल 8 के ऊपर बार नहीं है, तो जितने अंकों पर बार नहीं है उतने जीरो लगाएंगे, उतने जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 87 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा मेरे भाई 79, और ये रहा 90। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, 79/90, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरीका से एक और आप एग्जांपल समझ ले कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे 875 है, ठीक है, 0.875 2 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले तो हम कंप्लीट संख्या को लिख देंगे। तो 875 हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या करना है, जिस संख्या, जिस डिजिट पर बार नहीं है, 8 पर बार नहीं है तो उसको घटाएंगे, तो घटा दिए। उसके बाद भागा करना है, भागा कर दिए। कितनी डिजिट पर बार है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट पर बार है तो 2 9 हम लिखेंगे। एक डिजिट पर बार नहीं है तो उसके लिए हम शून्य लगा देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 867/990। अब इसको सॉल्व कर लिए तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरीका से एक और क्वेश्चन आप समझिए, एक और क्वेश्चन आपको समझना होगा मेरे भाई। चल यहाँ समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि 0.675, और यहाँ 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो होगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 675 लिख देते हैं। 2 डिजिट पर बार नहीं है तो 2 डिजिट को हम घटाएंगे, 67 घटा देंगे, अपॉन एक डिजिट पर बार है तो एक 9 हम लिखेंगे। 2 डिजिट पर बार नहीं है तो 2 जीरो चिपका देंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं ताकि हमें सॉल्यूशन करने के लिए जगह मिल जाए। चल क्वेश्चन है हमारा, यदि 540 इक्वल 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका हम सिखला रहे हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो संख्या दी गई है, संख्या दिया गया 540, तो 540 आप लिख देंगे। ठीक है, अब इसको फैक्टर करना है। फैक्टर किस तरीका से, जैसे जैसे सिखला रहे हो वैसे ही करते जाइए। जैसे अगर 540 है तो हम इसको क्या 54 इंटू 10 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 10 को क्या कर सकते हैं, 10 को क्या हम
2 इंटू 5 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों हमने लिखा? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिख रहा है 5, इस वजह से हमने 2 एंड 5 बनाया। 54 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 54 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो क्या इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 540 आएगा? तो बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 27 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है, तो 2 के पावर 2 हो गया। 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम्स आया, तो 5 के पावर 1 हो गया। तो इस तरीका से आपको ब्रेक कर देना है क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारा बना क्या? 2 के पावर 2 बना इंटू 3 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 1 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन कैसे? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ x के लिए क्या आया है? 2 आया है, तो x को हम क्या मानेंगे कि 2 है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो y की जगह पर क्या आया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 3 आया, तो y का वैल्यू हो गया 3। इसी तरीका से 5 के लिए देखें तो z की जगह पर क्या आया? 1 आया है, तो z हमारा 1 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है और z का वैल्यू 1 है। तो 2 एंड 3 5, 5 माइनस 1 इक्वल 4। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चल, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी अभी हमने कहा कि अपरिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या जिसका हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारा का सारा हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये हमारा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, ध्यान रखिएगा कि जो टर्मिनेटिंग जो हमारा शांत दशमलव होता है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा शांत दशमलव है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23 माइनस 2 अपॉन लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि एक के ऊपर बार है तो 9 हो गया, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0 हम लगा दिए, तो ये हमारा हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 में से 2 गया तो आप कहेंगे 21, 21/90। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। 441 का अंडर रूट 21 होता है, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। रूट 13 गुना रूट 13, जब हम दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि जब हम अपरिमेय गुना अपरिमेय कर लेते हैं तो संख्या परिमेय बन जाता है। क्या बनता है? परिमेय बन जाता है। तो ध्यान रखिए कि रूट 13 अपरिमेय है और गुना रूट 13 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि रूट 13 यानी रूट 13 का स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल, तो बचा क्या? 13, और 13 एक क्या है? परिमेय संख्या, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, और हमारा यही सही आंसर होगा। आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप गलत आंसर को छांटें। जब आप गलत आंसर को छांटते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपको सही आंसर मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 यानी कि रूट अंडर 1/10 जब करेंगे तो इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ये एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। यानी इफ m एंड n आर टू प्राइम नंबर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर जो होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होता है, इनका HCF हमेशा 1 होता है, हमेशा HCF 1 होगा। और इसका LCM अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि इनका LCM m गुना n होगा, m गुना n होगा, जहां m और n जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। m और n क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे अपनी मर्जी से मान लीजिए, अपनी मर्जी से हमने माना कि एक नंबर 11 है, 11 प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और हमने माना 13, तो 13 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि वैसी संख्याएं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, अधिकतम 2 फैक्टर हो, कम से कम नहीं अधिकतम 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद। हमने क्या कहा अभाज्य संख्या के बारे में कि वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक और खुद, यानी एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 और 13 दोनों हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। 11 को अगर देखा जाए तो 1 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, तो हम इसको 1 गुना 11 भी लिख सकते हैं। 13 में अगर देखा जाए तो 1 गुना 13 लिख सकते हैं, यानी कि एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यानी कि दोनों में एक कॉमन है। तो इस वजह से एचसीएफ हमारा क्या हुआ, 1 हो गया। एचसीएफ दोनों में 1 1 कॉमन है, तो एचसीएफ 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कंप्लीट। एलसीएम अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, 11 गुना 13 कर देना है। 11 गुना 13 यानी 143, 143 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चल क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, आप सीधी सी बात समझ जाइए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, एलसीएम गुना एचसीएफ के। इसी चीज को हम लिखते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ लिख देते हैं। तो यहां से हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लिखेंगे 2366 हो गया, बराबर है, कह रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम दिया गया 182, एचसीएफ हमसे पूछा है तो एचसीएफ हम लिख लेंगे। तो यहां से देखेंगे कि 182 जो है, 182 जो है वो 2366 को कितने टाइम्स में काटेगा, तो देखिए 182 1 टाइम्स जाएगा और 2 तिया 6 यानी 13, यानी कि एचसीएफ जो आया मेरे भाई कितना आया, 13 आया। एचसीएफ कितना आया, 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि आपको जब हम उतने बेहतर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये तो लल्लू सवाल है, ये लल्लू सा सवाल है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं हो रहा होगा। चलिए पेन हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ना थोड़ा सा रोमांचक लगे। चल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत प्रसार की हम पहचान अभी बताए हैं कि अशांत प्रसार किसको कहते हैं, जब हर में क्या हो जाए, हर में कोई अभाज्य संख्या हमें मिल जाए। अभाज्य संख्या अगर मिल गया तो समझिए कि वो अशांत है। अब 40 में देखिए कि 40 में कोई भी अभाज्य संख्या शामिल नहीं होता है, इसका मतलब है कि ये हमारा शांत डेसिमल है। ये क्या है, शांत डेसिमल है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ 200 है, 200 में भी कोई भी प्राइम नंबर शामिल नहीं है, 200 में कोई भी प्राइम नंबर शामिल नहीं है। हाँ लेकिन याद रखिएगा कि एक इवन प्राइम नंबर 2 होता है, एक इवन प्राइम नंबर 2 होता है। तो यहाँ 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर शामिल नहीं, इसका मतलब कि ये भी हमारा शांत दशमलव है। इसी तरीका से 160 में भी
2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा शांत डेसिमल है। तो बचा क्या? 441। 441 में अगर देखा जाए तो 7 भी है, 3 भी है। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो ये 7 से ना तो 13 कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। हमें बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा प्रश्न है कि यदि P इक्वल ए बी के पावर Q तथा Q इक्वल ए के पावर 4B, जहां P एंड Q धनात्मक पूर्णांक है, A और B अभाज्य संख्याएं भी हैं। A और B क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है P और Q का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? देखिए, जब भी आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना हो, हम यहाँ पर HCF और LCM दोनों निकालना सिखलाएंगे। अगर हमें LCM पूछा गया है तो हमें करना क्या है? देखिए, एलसीएम जब भी पूछे तो जितने सारे डिजिट दिए गए हैं, जितने सारे अभाज्य संख्याएं शामिल है, वो सबको लिखना है। जैसे यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए को लिख दीजिए। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी को लिख दीजिए। तो ए और बी शामिल तो होगा ही होगा एलसीएम में। एलसीएम निकालते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम पावर कितना है। यानी जब भी हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो हम मैक्सिमम पावर को देखेंगे कि अंकों के मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ ए का मैक्सिमम पावर देखिए कि ए के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो ए के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ बी का मैक्सिमम पावर 3, यहाँ बी का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है? 3 है, तो हम लिखेंगे बी के पावर 3। यानी कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम मैक्सिमम पावर को लिखते हैं, और एचसीएफ निकालते हैं तो मिनिमम पावर को लिखेंगे। जैसे अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन कौन से शामिल है। या एलसीएम में हमें कॉमन नहीं देखना, हमें सारे नंबर को लिख देना है, लेकिन एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए लिखना है। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी लिखेंगे। अब हमें मिनिमम पावर लिखना होगा। यहाँ मिनिमम पावर ए का 1 है, तो वहां भी 1 रखेंगे। यहाँ भी बी का मिनिमम पावर 1 है, तो बी का मिनिमम पावर 1 रखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? ए बी। हमारा एचसीएफ ए बी हो गया, और एलसीएम ए के पावर 4 और बी के पावर क्यू हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चल अब यहां से आप समझिए, थोड़ी सी बातों को और भी अच्छे ढंग से समझे कि अगर यही चीज को अगर किसी नंबर के फॉर्म में दे दिया जाए, नंबर्स के फॉर्म में दे रहा है, तब आपको क्या करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि P दिया गया आपका 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। Q आपको दिया गया है 2 के पावर 7 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 1। इस तरीका के दिए गए हैं दो संख्याएं। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर एलसीएम आपको निकालना है तो हर नंबर को लिख देना है। जो भी इसका अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखना है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमें 2 लिखना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमें 3 भी लिखने हैं। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, फिर भी लिखना है। नहीं है, फिर भी लिखना है। सारे नंबर हमारे आने चाहिए एलसीएम में। यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब हमें मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर 7 है, तो 7 लिखेंगे। 3 का मैक्सिमम पावर 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 लिखेंगे। 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 होगा। तो इस तरीका से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए इसका, तो अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि दोनों में शामिल कौन कौन से नंबर है।
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2 को लिखेंगे। 3 दोनों में शामिल है तो 3 को लिखेंगे। अब यहाँ पर न 5 केवल P में शामिल है, Q में नहीं, तो जो शामिल नहीं उसको छोड़ेंगे। Q में 7 है, P में 7 नहीं है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर मिनिमम पावर लिखना है, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 7, इसमें मिनिमम कौन है पावर? पावर 3 है, तो पावर 3 लिखेंगे। 3 का मिनिमम पावर 5 या 2, तो आप कहेंगे 2, तो 2 हो गया। तो इसका HCF मेरे भाई क्या हो गया? तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 होगा। तो इस तरीका से आप LCM और HCF निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा युग में सअभाज्य संख्या है? कौन सा युग में सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य को प्राइम का अर्थ होता है कि जिनका 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 एकमात्र गुणनखंड वन हो। एकमात्र गुणनखंड क्या हो? एक हो, एक के अलावा कुछ भी नहीं है, तब हम उसे कहते हैं कि वो सअभाज्य गुणनखंड है, सअभाज्य संख्या है। देखिए 15 को अगर देखा जाए, जैसे 15 लिखा हुआ है, 15 को आप समझे तो 15 को आप क्या कर सकते हैं? 15 के लिए जैसे यहाँ पर हम आपको बना देते हैं, ठीक है। 15 के लिए देखा जाए तो 15 किससे किससे कटेगा? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, इन 4 संख्याओं से कटेगा। इसी तरीका से अगर 45 की अगर बात की जाए तो किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी, 15 से भी और 45 से भी कटेंगे, यही नंबर से कटेगा। अब देखिए कि 15 और 45 में कितने कॉमन फैक्टर है? तो आप कहेंगे 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। तो इतनी संख्याएं हैं जो 15 और 45 को काट देगा। इसका मतलब है कि यहाँ ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी तरीका से 21 और 105 में देखेंगे तो 21 से ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। आपको शॉर्ट में भी समझना है, 15 से ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। 21 से ये कट जा रहा है, इसका मतलब को प्राइम नहीं है। 14 से कट जा रहा है 84, 14 छक 84 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब देखिए 9 और 16, 9 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से और 16 से कटेगा। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे 1 है। तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर है तो वो को प्राइम नहीं होगा, और केवल 1 है तो वो को प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या नहीं देखना है या आपको सम संख्या विषम संख्या, कोई चक्कर नहीं है, बस इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा सअभाज्य संख्या होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3125 को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 3125 है, 3125 लिख दीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्या, तो एक पर 4 जीरो चिपका दीजिए, तो हम 4 जीरो चिपका दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए जैसे 5 से काटेंगे तो 5 छक 30 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 पच्चे 25 होता है, ये 20 पच्चे 100 हो जाएगा, यानी 200 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2000 बार में कट जाएगा। इसी तरीका से 25 से काटेंगे तो 25 25 से 625 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, तो 80 बार में गया ये। इसको भी काट सकते हैं, 5 पच्चे 25 होता है, 16 पच्चे 80 होता है, तो बचा क्या? 5/16। इसको जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो बचा क्या? 5/16 बचा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? 5/16, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। चल, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद है? बहुपद का अर्थ होता है कि जिसमें चर और अचर राशि दोनों हो।
चर और अचर राशि दोनों हो। अचर राशि यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और चर राशि यानी कि कोई वेरिएबल होगा। अब ध्यान रखना है कि बहुपद में हमेशा जो वेरिएबल होंगे जैसे एक्स वाई जेड होगा, ये सारे चीज को हम वेरिएबल कहते हैं, यानी इनका मान बदलते रहता है। तो इनके पावर जो होंगे, इनके जो पावर होंगे वो एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि बहुपद है, पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब यहां से समझिए, यहाँ x के पावर 2 ये एक पूर्णांक है, यहाँ x के पावर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना √x, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। x को हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ x के पावर पूर्णांक है? आप कहेंगे नहीं सर, ये फ्रैक्शन में है, इसका मतलब कि ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी तरीका से अगर b नंबर को देखा जाए तो b को हम क्या लिख सकते हैं? b को हम लिख सकते हैं x + 6, यहाँ लिख सकते हैं x - 1, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, -1 यानी x के पावर -1। क्या ये -1 पूर्णांक है? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए तो क्या x के पावर 3 ये इंटीजर है, x के पावर 2 इंटीजर है, यहाँ √121 का वर्गमूल निकाला जा सकता है 11। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एक बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक क्या है? बहुपद है। सिंपल सी भाषा में समझे तो यहाँ देखिए √4x और यहाँ √2x, इन दोनों का अगर सिंप्लीफिकेशन देखा जाए, सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम तरीका से। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं √4 गुना √x। √x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1/2, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो वो भी इंटीजर नहीं है। तो यहां से हम बहुपद खोज सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि बहुपद x + 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3 - 8 का घात क्या होगा? तो यहाँ से देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको एक शॉर्टकट तरीका समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, x है और यहाँ होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि x का भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। हमसे घात पूछा है तो हमें मैक्सिमम घात लिखना होता है। यहाँ क्या है? x के पावर 3 है, तो इंटू कर दीजिए x के पावर 3। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। अब यहाँ से क्या होगा? तो x के पावर 3 और 2 जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 क्या हो गया? 5 हो गया, यानी x के पावर 5। तो इसके मैक्सिमम घात कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि x के मैक्सिमम घात 5 होगा। x का मैक्सिमम घात क्या होगा? 5 होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 3 और 2 को गुना करेंगे और 6 आंसर लगा देंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 नहीं मेरे भाई, घातांक करने का ही ध्यान रखें कि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ते हैं, पावर जुड़ते हैं। तो 6 हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा बी सही है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद 2x² - 6 के शून्यक है। 2x² - 6 के शून्यक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है कि √2x² - 6 ये 0 के बराबर आपको कर देना है। ये किसके बराबर? 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर करेंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 6, माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से x² बचा क्या? 3 बचा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितने होंगे? x का वैल्यू हो जाएगा, आप कहेंगे √3। और ध्यान रखिएगा कि जब x से उधर हम अंडर रूट ले जाते हैं तो पहले ही प्लस और माइनस हो जाता है, यानी रूट से पहले प्लस और माइनस चढ़ जाते हैं। तो यहाँ से 2 इसके शून्यक हो जाएंगे, एक हो जाएगा √3 प्लस का और एक हो जाएगा माइनस का √3। और ये दोनों हमारे कौन से ऑप्शन में है? देखिए, प्लस का √3 और माइनस का √3 कहीं है?
ये तो माइनस माइनस है, ये रहा प्लस माइनस ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आप समझ रहे होंगे। चल, क्वेश्चन है हमारा बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेल्व, तो पी टू का मान क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि पी एक्स जो दिया गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा एक इक्वेशन है। अब कह रहा है कि पी टू का मान बताना है, यानी कि एक्स के जगह पर अब किसको पुट करना है, टू को पुट कर देना है। एक्स के जगह पर टू को पुट कर देना है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू टू पुट कर दीजिए। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो टू पुट करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू टू स्क्वायर माइनस एट इंटू टू माइनस ट्वेल्व हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, दो, दो का स्क्वायर चार, चार दूना आठ हो गया, माइनस आठ का डबल 16 हो गया, और माइनस 12 हो गया। तो कितने हो गए, 16 और 12 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 28, 28 में से 8 गया तो आप कहेंगे कि माइनस का 20, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ना घटाना आता होगा, तो आप जोड़ घटा ले रहे होंगे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्यों होता है। चल, क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा। देखिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कह दे कि एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ध्यान रखिएगा कि शून्यक क्या हो सकता है, एक अल्फा हो सकता है, एक बीटा हो सकता है, एक अल्फा और एक बीटा हो सकता है। तो इसका अर्थ है कि अल्फा जो है वो 1/बीटा है, 1/बीटा है। क्वेश्चन के अनुसार तो यही होना चाहिए कि एक शून्यक जो है दूसरा का क्या है, उल्टा है, यानी कि अल्फा की जगह पर 1/बीटा रख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बीटा जो होगा वो 1/अल्फा होगा, 1/अल्फा होगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि दो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है किसके, तो आप कहेंगे कि सी बटा ए के, सी बटा ए के होता है, तो सी बटा ए हम कर दिए। अल्फा और बीटा, अब यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं, के का वैल्यू निकालना है, यानी बीटा के जगह पर हम 1/अल्फा भी पुट कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा हम रख लिए, बराबर हो गया सी के जगह पर क्या है, माइनस का के है, तो माइनस का के हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है पहले भी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, तो y² कोफिशिएंट 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ से देखेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो माइनस का के जो हुआ वो हो गया 3 के बराबर। इसका मतलब कि के बराबर -3 हो गया, के बराबर -3 हो गया। तो देखिए, के बराबर -3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, और ये हमारा सही आंसर हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। चलिए, कुछ ऐसा पेन ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। ब्लैक, अब ब्लैक में तो ब्लैक छिप जाएगा। चलिए, कुछ ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा कि शून्यक -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ये देखिए, इस सेट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि शून्यक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, कितनी होगी। टू, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, या अनगिनत हो सकते हैं। हालांकि हम चाहें तो इसके उत्तर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं कि अनगिनत हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि अनगिनत क्यों हमने लगाया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखना होगा। चल देखिए, आपको पता है कि जब हम किसी बहुपद को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ax² माइनस
बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, या इसी चीज को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो बी के जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बी के जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये मूलों का योग होता है, इंटू एक्स। अब प्लस सी के जगह पर आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए है क्या, अल्फा प्लस बीटा आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि माइनस का 2 और प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि माइनस का 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया। इसी तरीका से अगर अल्फा इंटू बीटा हम निकालें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, माइनस का 2 और इंटू माइनस का 5, तो हो जाएगा प्लस का 10, यहाँ से प्लस का 10 हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो +7x हम लिख सकते हैं, +7x लिख सकते हैं। प्लस क्या हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 10 है तो 10 लिख सकते हैं। अब यहां से हमारा ये बहुपद बनकर आया, ये हमारा बहुपद बनकर आया। अब इस बहुपद को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बनेगा क्या, 2x² प्लस 14x प्लस 10, 2x² प्लस 14x प्लस 10। तो जो इसका बहुपद है -2 और -5, यही बहुपद इस वाले इक्वेशन का भी होगा मेरे भाई। अब इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं और उन सभी का शून्यक -2 -5 ही आएगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं हो सकते हैं, इसके अलावे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए एक थोड़ा सा हम माफ कीजिएगा, हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको प्लस कर लेना है, ये प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सुधार लेंगे। चल, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब कितना भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, इसका मतलब कि इसके अनगिनत बहुपदों की संख्या होगी, बहुपदों की संख्या कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। चल, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चल, क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद px इक्वल 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। हमसे पूछा गया है 5 अल्फा प्लस बीटा। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे अल्फा प्लस अगर बीटा पूछा जाए तो होता क्या है, तो आप कहेंगे -b/a होता है, और अल्फा इंटू अगर बीटा पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा c/a होता है, अभी अभी हमने बताया। तो यहाँ पर 5 तो पहले से ही है, इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, अभी हमने दिखाया, ये प्लस साइन के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7b हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ए है तो ए की जगह पर x² कोफिशिएंट 5 है तो बाई 5 हो गया, 5 से 5 मेरे भाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, -7, -7। तो इसके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, -7। तो ये लाजवाब सा क्वेश्चन आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई। चल, क्वेश्चन है कि यदि ए बी अल्फा बीटा एंड गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स
क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब भी त्रिघात का आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा माइनस बी अपॉन ए होता है। इसी तरीका से अगर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अगर पूछा जाए तो ये सी अपॉन ए होता है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है तो वो माइनस का डी अपॉन ए होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि माइनस डी, डी ये रहा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस डी, ए के जगह पर ए है तो माइनस डी अपॉन ए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चल, क्वेश्चन है आपका, यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई इक्वल 6 और 15x प्लस 9y इक्वल 12 समानांतर है, क्या है, समानांतर है, तो p का मान होगा 3 होगा, 1/3 होगा, 2 होगा या 9 होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी दो रेखाएं अगर समानांतर हो जाए, दो रेखाएं अगर समानांतर हो जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2। क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होते हैं। तो यहां से हमसे पूछा गया है कि p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या a1 नॉट इक्वल c1 बाई c2 है, तो a1 5 है तो 5, a2 15 है। देखिए C1 C2, C1 कितना है यहाँ पर माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो माइनस का 6 होगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस 6, तो ये क्या रहा, इसका मतलब ये नॉट इक्वल 1/2 है। ये बातें सही है तो हम क्या लगा लेंगे, a1 a2 बराबर b1/b2। a1 5 है, a2 15 है इक्वल b1 p है और b2 9 है तो 9 रख लेंगे। 5 तिया 15 होता है, 3 तिरिका 9 होता है। तो p का वैल्यू क्या आया, p का वैल्यू 3 आ गया, p का वैल्यू 3 आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रहे होंगे। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार जरा देख लें हम आपको। चलिए क्वेश्चन है हमारा, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों, दो चरों में क्या है, दो रैखिक समीकरण है, इनके आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो कह रहा है कि हलों की संख्या होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल हो जाए b1 बाई b2, तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं। और इसके केवल एक हल होते हैं, इसके सिर्फ एक हल होंगे। कितने हल होंगे, हलों की संख्या सिर्फ एक होगा। अनंत हल कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर हो जाए c1 बाई c2, तब हम कहेंगे कि इसके अनंत हल होंगे। और ये संपाती भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएगा। कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब अभी जो लिखे थे a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, नॉट इक्वल होगा c1 बाई c2 के। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो हम कहेंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।
और इस कंडीशन में ये क्या था, तो आप कहेंगे कि समानांतर था। ये क्या था, समानांतर रेखाएं थी। अभी अभी हमने इसको सॉल्व कराया, तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चल, क्वेश्चन है हमारा, यदि 5x माइनस 8y इक्वल 0 तथा 10x माइनस 18y इक्वल 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे। देखिए, आप इसको किसी भी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट तरीका सिखला रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर जब भी आप सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो आप हिट एंड ट्रायल के माध्यम से सॉल्व करें। हिट एंड ट्रायल इसका सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, कह रहा है कि जब 5x माइनस 8y करेंगे तो 0 होगा, यानी जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दो ऑप्शन दोनों रेखाओं के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 5 रखिए। x का वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 25 माइनस 8, 8y 0 है, तो क्या हम 25 में से अगर 0 घटा दे तो 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसी तरीका से अगर बी की बात की जाए तो x 0 है, x 0 तो 0 हो गया, माइनस y क्या है तो 8 है, तो 8 8 64, क्या 0 में से 64 घटाएंगे 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी नंबर कह रहा है कि x बराबर 0, y बराबर भी 0। x को 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, y को 0 रखेंगे ये भी 0 में से 0 गया 0। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, x को 1 रखिए, y को 1, x को 1 रखेंगे तो 5 होगा, y को 1 रखेंगे तो 8 होगा, 8 में 5 में से 8 घटाएंगे कभी भी 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होगा। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन पर आप वैल्यू रखकर देख लीजिएगा। तो इसमें कोई भी परेशानी होगा तो आप कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चल, क्वेश्चन है आपका, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ए नॉट इक्वल 0 का मूल समान हो, तो कह रहा है कि सी बराबर क्या होगा। देखिए, जब भी आपसे कहा जाए मूल समान, देखिए मूल तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से। एक हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के। और एक हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा हो जाए 0, यानी 0 से छोटा हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें काल्पनिक हल होगा, यानी कि यहाँ पर जो हल निकलेंगे वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। यहाँ पर जो हल निकलेगा वो तो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और साथ ही साथ असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ पर वास्तविक होंगे और समान हल होगा। कैसा हल होगा? समान हल होगा। तो यहाँ मूल कह रहा है कि समान है। मूल क्या है? समान है। तो समान मूल है तो हम करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है? बी है तो बी ही रहने देते हैं। माइनस है तो माइनस 4, ए की जगह पर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए ही रखते हैं। सी के जगह पर सी है तो सी, इसी बात को सॉल्व कर देना है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। हमसे पूछा है कि सी का मान क्या होगा। हमसे पूछा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी को वहीं रखते हैं। तो क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन 4 ए हो जाएगा। 4a बराबर क्या हो गया? सी। और यही हमारा आंसर हो गया। तो सी बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4a। बी स्क्वायर माइनस 4a, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज सारे चीजों को नोट करते हुए चल रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा मॉडल पेपर सॉल्व करने में। चल, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल सी तरीका क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब है कि हमें पावर चाहिए, क्या इंटीजर चाहिए, पावर इंटीजर चाहिए। अगर इंटीजर है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो 2 के चर में चाहिए, हमें क्या चाहिए, x के पावर 2 चाहिए, x के पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 जहां मिलेगा x के पावर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से 3x² होगा, यहाँ से 3x² होगा, ये इधर जाएगा तो 3x² में से इधर जाकर घटेगा तो बचेगा क्या, 2x²। इसका मतलब कि ये तो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ये माइनस का है, इधर आकर प्लस का बन जाएगा, तो ये 2x² होगा। यहाँ भी हमें द्विघात समीकरण दिख रहा है, इसका मतलब कि ये भी है। यहाँ सॉल्व करते हैं, x² है तो x², यहाँ है 3x², इसको यहाँ से ले जाके इधर घटाएंगे तो बनेगा क्या, 2x² बनेगा। यहाँ भी हमारा दिख रहा है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो हमारा द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं पूछा है तो नहीं वाले बताएंगे उत्तर, नहीं पूछा है तो हम किसका उत्तर बताएंगे, नहीं वाला। देखिए √2x है, √2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ 2x² पहले से है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद हमारा अचर राशि बचेगा और x के पावर 1 बचेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए, तो मेरे भाई आज यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि अब हम भी थक गए, क्योंकि पहले से ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को। ये हमारा तीसरी बार था जो वीडियो को हम अब रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अब हमें ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, एनर्जी ज़्यादा लॉस हो चुके हैं। इस वजह से आज हम 25 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करके पूर्ण विराम करते हैं। आप इसी क्वेश्चन का बेहतर ढंग से पुनः एक बार फिर आप इसको बनाइए और अपने स्कोर के लिए तत्पर रहिए, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएँ और अपना मार्क्स इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चलिए।